सो हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ राहुल भट्टाचार्य। और जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के नए कोर्स से स्टार्ट करेंगे, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरी ऑफ मशीन से। ठीक है, जो हमने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं टॉपिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर करूँगा जो आज टॉपिक पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, एंड तक देखना। ये किन किन के लिए मतलब फ़ायदेमंद है, बेनिफिशियल है। ये उनके लिए फ़ायदेमंद है जो अभी 12th में हैं और आगे इंजीनियरिंग के लिए मैकेनिकल की फील्ड चूज़ करने वाले हैं। ठीक है, और अभी रिसेंटली जो थर्ड सेमेस्टर में है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर का ही सब्जेक्ट है ये थ्योरी ऑफ मशीन्स। वही पढ़ाने वाला हूँ। TOM का मतलब क्या होता है? थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन में हम आज गियर, लिंक्स और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज तो हम बेसिकली इंट्रोडक्शन कवर करेंगे और थोड़ा काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स का कवर करेंगे। सब कुछ बताऊंगा, काइनेटिक्स क्या क्या होता है, सब कुछ आगे आपको धीरे धीरे पता चलेगा। बट मेन चीज़ जो है अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो लेने वाले हैं उनके लिए बेनिफिशियल है। जो प्लान करे कि हम मैकेनिकल ले सकते हैं, जो थर्ड सेम में अभी रिसेंटली है, उनके लिए ज़्यादा ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। ठीक है, तो आज हम, हाँ, इन्हीं दोनों के लिए फ़िलहाल के लिए तो, और जो कम्पिटिटिव लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है थोड़ा, अगर उन्हें रिवाइज करना हो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे सबसे पहले देख लेते हैं। आज हम आपका मेनली पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ मशीन्स। पहले लिख देता हूँ, थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन्स क्या है? मतलब इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, ये आप नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम पढ़ क्या रहे हो। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, branch of engineering that deals with the relative motion relative motion of the machine parts। सिंपल सी बात है। मान लो ये एक पेन है। ठीक है, ओ सॉरी, ये पेन है। अगर पेन के इस पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को मैं इस साइड रिवॉल्व कर रहा हूँ और कैप को मैं इस साइड रिवॉल्व कर रहा हूँ, तो दोनों का मोशन अलग अलग है। बिल्कुल है। ये अगर मान लो ये पेन है, ये ढक्कन है ना, ये कैप है। कैप का मोशन हमारा इस साइड है V1, इसका मोशन V2 हमारा इस साइड है। वैसे आर ओमेगा होगा क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी में रोटेट हो रहा है। पता है ना एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? सीधी वेलोसिटी माने V, और जब एंगल पे घूमता हुआ जाता है पार्टिकल, यहाँ से ऐसे करके एंगल पे घूम रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर कर रहा है, थीटा होता है, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा कहा जाता है उसे। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी जब कवर करते हैं थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वो तो एरिया निकाला आता है आपका। ठीक है, तो v1 इधर जा रहा है, v2 इधर जा रहा है, तो उसका रिलेटिव मोशन का कंपैरिजन करना, ये है हमारा थ्योरी ऑफ मशीन्स। ठीक है, ये हमें मेनली बताता है कंपैरिजन बिटवीन द रिलेटिव मोशन ऑफ द मशीन पार्ट्स। ठीक है, ये था हमारा मेनली डेफिनेशन ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन्स। ठीक है, ये हमारा डिज़ाइन करने में भी बहुत किस किस काम के लिए आता है हमारा थ्योरी ऑफ मशीन। सबसे पहले हम एक बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं, जल्दी जल्दी इसे ख़त्म करते हैं क्योंकि इंट्रोडक्शन तो ज़्यादा कुछ काम का है नहीं। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या होता है? सबसे पहले इम्पोर्टेंस तो यही हो गया, ये हमें बताता है रिलेटिव मोशन बिटवीन द मशीन पार्ट्स। रिलेटिव मोशन बिटवीन मशीन पार्ट्स। ओके, ऑब्वियसली यार एक कार है, उसका अगर गियर इस साइड रोटेट कर रहा है, ठीक है, और क्रैंक शाफ्ट इस साइड रोटेट कर रहा है, क्रैंक शाफ्ट जानते हो ना, कैम और क्रैंक, तो क्रैंक इस साइड रोटेट कर रहा है तो गियर ऑब्वियसली इस साइड जा रहा है ना, तो ये इस साइड रोटेट करेगा। ठीक है, तो उसके रिलेटिव मोशन में गियर फ्रिक्शन कैसा होगा, लुब्रिकेंट कैसे कैसे डालना चाहिए, उसका फ्लो कैसा होना चाहिए, गियर में कितना वो वियर एंड टियर होगा, वो सब इसी के बेसिस पे तो डिसाइड करते हैं। एक्यूरेट नहीं पता ऑलमोस्ट आसपास, प्लस माइनस 0.5 ऐसे जो होता है एरर के फॉर्म में बता देते हैं। रिलेटिव मोशन हो गया, और ये हमें किस किस चीज़ के बारे में बताता है? डिज़ाइन ऑफ द पार्ट कैसा होना चाहिए, टू रिड्यूस वियर एंड टियर, टू रिड्यूस फ्रिक्शन।
ठीक है, इन दोनों पार्ट्स के बारे में अभी के लिए तो ये दोनों याद रखना, मेनली ये अंदर रिलेटिव मोशन बिटवीन द मशीन पार्ट्स एंड डिजाइन ऑफ द पार्ट टू रिड्यूस फंक्शन और फ्रिक्शन। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब आता है सेकेंड चीज क्या आता है, सब डिविजन ऑफ द थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन में हम क्या क्या कवर करेंगे। ठीक है, थियोरी, ओ सॉरी ये तो लिख ही दिया यार, कितनी बार लिखूंगा। इसके डिविजन्स क्या क्या है, मतलब इसके ग्रुप्स। पहली चीज क्या है, इसकी पहली चीज है हम क्या कवर करेंगे, काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स क्या होता है, काइनेमेटिक्स क्या होता है, काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन्स व्हिच डील्स विद द रिलेटिव मोशन ऑफ द वेरियस पार्ट्स। जो हमने पढ़ा वही है, ये हमने जो डेफिनेशन याद करी ना, ये काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन है। काइनेमेटिक्स मेनली होता क्या है, रिलेटिव सॉरी स्टडी ऑफ द मशीन पार्ट्स, रिलेटिव मोशन ऑफ द मशीन पार्ट्स उसे कहा जाता है काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन, स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ मशीन पार्ट्स। अब आ जाए दूसरी चीज में, दूसरी चीज हमारा क्या होता है, ठीक है, दूसरी चीज हमारी आ जाती है डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स हो गया, अब आ जाता है डायनामिक्स। डायनामिक्स का मतलब होता है फोर्सेस बीइंग अप्लाइड ऑन द मशीन, वेरियस पार्ट्स ऑफ द मशीन। यानी कि जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ऑब्वियसली यार फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तभी तो कुछ मतलब गियर में रोटेशन होगा, रिवोल्यूशन होगा। कोई पार्ट ऐसे ऐसा पड़ा हुआ है, जब तक तुम उस पर फोर्स ऐसे नहीं लगाओगे तो वो मूव कैसे करेगी। ये कोई मशीन का पार्ट है, अगर उसमें कैम शाफ्ट जो है हमारा ऐसे घूमेगी नहीं, उस ऐसे गियर को रोटेट नहीं करेगी, तब तक ये वाला गियर कैसे रोटेट होगा, नहीं होगा ना। तो उन फोर्सेस के बारे में भी पढ़ना है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ फोर्सेज अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, डायनामिक्स। इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, गाड़ी का एक पहिया ये, गाड़ी का एक पहिया ये, बीच से ऐसे कनेक्टेड होता है, ये जो टाई रॉड होता है बीच से कनेक्टेड होता है। ठीक है, दोनों को रोटेट करने के लिए। मान लो अगर यहाँ से कनेक्टेड रहता तो क्या फर्क पड़ता, यहाँ से कनेक्टेड रहता है, यहाँ से सी जी ये है ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो यहाँ से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, इसका कुछ ऐसे इसका मतलब निकाल सकते हो। तो चलो थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, डायनामिक्स क्या होता है, to study the forces on various parts of the machine, to study forces on various parts of machine। ठीक है, डायनामिक्स हो गया। अब हम पढ़ेंगे काइनेटिक्स। काइनेटिक्स क्या होता है, मैं तुम्हें ये सब ग्रुप्स बता रहा हूँ, आज ही सब नहीं पढ़ाऊंगा। आज तो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ये जो हमारा थ्योरी ऑफ मशीन है ये किस किस पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, तो इन्हें बस तुम्हें याद करके रखना है। दिख रहा है सब कुछ, दिख तो रहा है, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, सबको दिख रहा है। काइनेटिक्स, काइनेटिक्स हमारा मेनली क्या होता है, इट इज द ब्रांच ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन्स व्हिच डील्स विद द इनर्शिया फोर्सेस दैट आर बीइंग अप्लाइड ऑन टू द मशीन। ठीक है, इनर्शिया फोर्सेस के बेसिस पे जो हमारा फोर्स अराइज होता है, मास एंड द मोशन ऑफ द मशीन पार्ट, हाँ उसे कहते हैं काइनेटिक। काइनेटिक्स मेनली क्या होता है, इनर्शिया फोर्सेस को स्टडी करना, इनर्शिया फोर्सेस। ठीक है, इनर्शिया क्या होता है पता है ना, एक बॉडी को अगर तुम धक्का दोगे तो जब तक एक बॉडी को धक्का दे रहे हो तो ये ऐसे रोटेट किए जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है। कब तक चले जाएगी, जब तक उसे कोई रोकने वाला फोर्स नहीं होगा। ठीक है, तब तक ही तो चली जाएगी, ऑब्वियसली तब तक चलती रहेगी, ये तो कॉमन सेंस है, न्यूटन का लॉ। ठीक है, तो ये हमारा क्या क्या होता है, फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू इनर्शिया क्या होता है, एफ ओ सॉरी इसका P इज इक्वल टू एम बी होता है ना, P इज इक्वल टू एम बी, P इज इक्वल टू मोमेंटम एंड मोमेंटम P इज इक्वल टू एम बी, तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास ऑफ द मशीन पार्ट इनटू में वेलोसिटी, मास इनटू में वेलोसिटी ऑफ द मशीन पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ। अब फोर्थ एंड लास्ट स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या होता है हमारा, स्टैटिक्स ऑफ मशीन पार्ट। स्टैटिक्स ऑफ मशीन पार्ट का मतलब होता है रुके हुए फोर्सेस की वजह से। इट इज द ब्रांच ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन्स व्हिच डील्स विद द फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट्स। ठीक है, व्हाइल द मशीन पार्ट्स आर एट रेस्ट, यानी कि मशीन पार्ट्स रेस्ट में है पर फिर भी उसके ऊपर फोर्सेस। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, स्टैटिक का मतलब रुका हुआ, स्टेशनरी उसे कहते हैं स्टैटिक। इसके ऊपर कोई फोर्सेस लग रहे हैं, ये मशीन पार्ट रुका हुआ है। मान लो इसका एक एग्जांपल देखो यार, हमने 11th 12th में, अगर तुम नॉन मेडिकल वाले बच्चे हो, तुमने लॉज ऑफ मोशन में एक चीज पढ़ी होगी,
कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है, इसका मास m है, ठीक है, रुका हुआ है, कुछ नहीं हो रहा, पर फिर भी इस पे हम ग्राउंड पे खड़े हैं यार, हम ग्राउंड पे खड़े हैं, छोड़ो इस बक्से को, छोड़ो तुम, हम ग्राउंड पे खड़े हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पे ऐसे, इसका एक फोर्स नीचे लग रहा है, हम जो धरती पे खड़े हैं, हम धरती पे बोझ है, ठीक है, तो धरती हमारा फोर्स नीचे लग रहा है और एक फोर्स लग रहा है ऊपर धरती से हमारे पे, ताकि दोनों को बैलेंस कर सके। पता है ना बैलेंस क्या होता है, अगर ये हाथ ऐसे ये हाथ ऐसे, दोनों बराबर पुश करेंगे एक दूसरे को, तो दोनों सेम पोजीशन पे रहेंगे। ये इसका फोर्स ज़्यादा होगा तो इसे पीछे पुश कर देगा। तो हम धरती पे स्टेबल इसलिए खड़े हैं क्योंकि धरती भी हम भी उतना ही फोर्स लगा रही है जितना हम लगा रहे हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो स्टैटिक्स क्या होता है, रुके हुए मशीन पार्ट पे जो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, फोर्स ऑन द फोर्सेस बीइंग अप्लाइड ऑन स्टेशनरी मशीन पार्ट्स, स्टेशनरी पार्ट्स ऑफ मशीन। और उसके इफेक्ट्स के बारे में भी स्टडी करते हैं। बट इसको जो स्टैटिक्स है ना, हमारा स्टैटिक फोर्सेस हम मेनली नेग्लिजिबल मानते हैं, उतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसे हम नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है। तो इतना सबसे पहले नोट कर लो और ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। अब हम थोड़ा आगे चलेंगे, मैं एक और बार पूरा बता देता हूँ यार, ध्यान से देखना हमारा होता क्या है, ठीक है। मैकेनिकल मार्कर ले लेते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थ्योरी ऑफ मशीन हमारा जो सब्जेक्ट है 3rd सेमेस्टर में आता है, बताता क्या है, इट टेल्स अस मेनली अबाउट द रिलेटिव मोशन ऑफ द मशीन पार्ट्स, रिलेटिव मोशन ऑफ द मशीन पार्ट्स के बीच में, कि इसका मोशन अगर ऐसा है उसका मोशन कैसा होना चाहिए ताकि दोनों पार्ट्स अच्छे से रिवॉल्व कर सकें विद लेस वियर एंड टियर ऑफ द मशीन पार्ट, ताकि वो लंबे टाइम तक चले। अगर कोई इंडस्ट्री में नौकरी करता होगा तो उन्हें पता होगा CNC मशीन, 3 तरह की मशीन होती है, CNC, VMC, HMC। गियर्स तो सबके अंदर ही होते हैं। अच्छा यार ये छोड़ो, गाड़ी के पार्ट्स ले लो, ठीक है, कोई गाड़ी के पार्ट ज़्यादा अच्छे चल जाते, कोई कम चलते, क्यों? क्योंकि उनका गियर कैलकुलेशन, गियर डिस्टेंस, दोनों पिच एंड लेंथ सब कुछ बराबर होता है, ठीक है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो इंजीनियर्स जो गियर्स को बनाते हैं वो रिलेटिव मोशन ऑफ द मशीन पार्ट, उनका ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और कुछ जो ये बनाते हैं ये भी सेम कंसेप्ट है, जो उनका गियर का कैलकुलेशन होता है इतना मतलब इतना ज़्यादा सटीक होता है ना कि मतलब वो गलती नहीं करते। उन्हें पता है कि गियर ऐसे रिवॉल्व होगा तो ये बिल्कुल उससे पास से होके जाएगा। कभी उनका खर खर की जो आवाज़ आती है ना, गियर जब अटक जाते हैं, बाइक की चेन कभी देखी होगी अटक जाती है जो, वैसी आवाज़ नहीं आती, ठीक है। तो ये इस सब्जेक्ट को सीरियसली ले लो, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर तुम्हें एक बार फंडा समझ आ गया ना न्यूमेरिकल, इसके बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ ऐसे वो बात नहीं है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस क्या है इस सब्जेक्ट का, रिलेटिव मोशन बिटवीन द मशीन पार्ट्स, ठीक है, रिलेटिव मोशन बिटवीन द मशीन पार्ट्स, अभी जो बात समझाई, और डिज़ाइन ऑफ द मशीन पार्ट कैसा होना चाहिए, ठीक है, मशीन का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए और उसका फंक्शन कैसा होना चाहिए। आगे आ जाते हैं डिवीजन, इसके ग्रुप्स जो होते हैं, मतलब किस किस ग्रुप्स में ये बटा हुआ है, 4 ग्रुप्स में बता हुआ है। काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स क्या करता है, रिलेटिव मोशन ऑफ द मशीन पार्ट्स के बारे में बताता है हमें, कि एक पार्ट अगर ऐसे रिवॉल्व हो रहा है दूसरा पार्ट कैसे रिवॉल्व होना चाहिए ताकि पूरा का पूरा मशीन फंक्शन करे। जैसे घड़ी होती है, उसका जो गियर होता है धीरे धीरे ऐसे रोटेट करता रहता है, सेकंड की सुई टुक टुक टुक, मिनट की सुई ऐसे बड़ी धीरे चलती है, तो उनके बीच में भी एक रिलेटिव मोशन होता है, ठीक है। डायनेमिक्स हमें क्या बताता है, फोर्सेज अप्लाइड ऑफ मशीन, फोर्स क्या अप्लाइड हो रहा है मशीन के बीच में। अगर गाड़ी हिल रही है तो उसके गियर पे क्या फोर्स लग रहा होगा कि उस पे मतलब घूम रही है, कुछ ना कुछ तो ऑब्वियसली फोर्स लगता है ना, तभी तो गाड़ी चलती है। साइकिल में तुम अगर पैडल नहीं मारोगे तो टायर आगे कैसे जाएगा। काइनेटिक्स, इनर्शिया फोर्सेस की वजह से, P इज इक्वल टू mv, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी हो गया। अब लास्ट में आता है स्टैटिक्स। स्टैटिक फोर्स क्या होता है, हमारा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ऐसी एरा गैरा फोर्स होता है। इसमें मेनली क्या बताया जाता है, हमारा स्टेशनरी पार्टिकल पे जो फोर्स लगाया जाता है उनके बारे में मेनली हमें बताया जाता है, पर ये होता जरूरी नहीं है, ठीक है। एक बार नोट कर लो इसे पूरा, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल भी करना है, तो पहले मैं तुम्हें समझा दूँ, ठीक है, तो समझ गए। चलो थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम मेनली थोड़ी बहुत एडवांस चीज़ों पे आ जाएंगे। अब हम आ जाएंगे फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट, सिस्टम यूनिट्स, ये सब मामूली सी चीज़ें हैं यार। फंडामेंटल यूनिट्स ये हमने यार क्लास 11th की थोड़ी सी बात आ जाती है इसमें,
मैं वैसे इस टॉपिक को छेड़ना नहीं चाहता था, बट इसमें आ रखा है तो मैं इसे बता देता हूँ। इसमें आ रखा है कि तुम्हारे फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं। डायमेंशंस याद है, क्लास 11th में तो पढ़े थे। फंडामेंटल यूनिट्स का मतलब है जो डायमेंशंस जो हमने क्लास 11th में पढ़े थे उनके बारे में। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किस चीज़ों में क्लासीफाई करते हैं, मास, लेंथ और टाइम। ठीक है, इन चीज़ों में क्लासीफाई करते हैं। उसकी डायमेंशन को बताता हूँ अभी कैसे। मास, लेंथ, टाइम, ये तो पता होगा। जैसे हमारा फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास का तो हमें पता है m हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट लिखा है। बट एक्सेलरेशन का क्या होगा यार, एक्सेलरेशन का क्या होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, या तो फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, तो इसे वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन होता क्या, dv बाई dt तो होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है, ऐसा यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड, v अपॉन में t लेना ये। तो वेलोसिटी का मीनिंग पता है, वेलोसिटी का क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ना। तो इसे यहाँ डाल दो, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, अपॉन में टाइम। तो ये वाला जो t है ये ऊपर आ जाएगा। ये सिंपल कैलकुलेशन है यार, पता है ना। ये वैसे चीज़ बताने वाली नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। मुझे पता है तुम इंजीनियरिंग ले रहे हो तो तुम्हें ये सब पता ही होगा। तो ये होता है d बाई टी स्क्वायर, और d माने l, d माने डिस्टेंस वो l हो जाता है, और t माने टाइम का स्क्वायर, l t की पावर 2। वैसे इसे जो m है ना, इसको ऐसे ब्रैकेट में इनक्लोज किया जाता है, l को ऐसे ब्रैकेट में इनक्लोज किया जाता है, t को ऐसे लिखा जाता है। सिंपल सी चीज़ें हैं। तो ठीक है, ये क्या आ गया, l t माइनस 2। ठीक है, तो ये हमारा जो आ गया m का तो m ही था, और a का आ गया l t माइनस 2। तो सिंपल इसका पूरा डायमेंशन क्या बन गया, m l t माइनस 2। सिंपल ऐसा क्या करना है इसमें डायमेंशन में यार, तुमने देखा कितना सिंपल है, mlt माइनस 2। मास, लेंथ और टाइम, इस यूनिवर्स में कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज हो, फोर्स हो, एक्सेलरेशन हो, मैग्नेटिक फोर्स, चाहे ईएमएफ का कोई फोर्स हो, डी वाई बाई डी टी, रे ऑप्टिक्स छोड़ के, हाँ रे ऑप्टिक्स भी कुछ हद तक कह सकते हो, उसके भी जो कुछ बहुत फोर्सेज थे, न्यू व्यू जो फोर्सेज थे, इलेक्ट्रोस्टैट, तो कुछ भी हो, सारी चीज़ों को हम इन तीन फॉर्मूला के बेसिस पे लिख सकते हैं, एम, मास, लेंथ और टाइम। बस थोड़ा सा जरूरत है दिमाग लगाने की, एक से फॉर्मूला तोड़ने की। जैसे देखो मैंने क्या किया, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को सबसे पहले वेलोसिटी में तोड़ा, वेलोसिटी को फिर मैंने स्पीड अपॉन टाइम यानी कि डिस्टेंस में तोड़ा। तो डिस्टेंस सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है। डिस्टेंस अपॉन टाइम मुझे पता है, डिस्टेंस माने एल होता है, टी माने टाइम होता है। तो इसको फिर मैंने वापस इसमें लगाया, फिर मैंने उसे वहाँ से इसमें लगाया। मतलब सबसे पहले तुम तोड़ तोड़ के पीछे जाओ, फिर उसे आगे लेके आओ, अगर तुम्हें पता नहीं है तो। अगर तुम्हें पता है तो डायरेक्ट अप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये होता है सिंपल फॉर्मूला इसे लगाने का। फंडामेंटल यूनिट में और एक तो हमारा एमएलटी, ये ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं आने वाला यार, ये पता है, बस सिंपल सी पहला चैप्टर में तुम्हें दे रखा होगा। आर एस खुरमी, इसके लिए मैं बुक बता देता हूँ तुम्हें, आर एस खुरमी, और जो तुम्हारी मन करे। मैंने तो वैसे आर एस खुरमी ले रखी थी अपने टाइम पे, अभी तो मेरे पास नोट्स थोड़े बहुत रखे हुए हैं जो हम एग्जाम में यूज़ करते थे। ठीक है, वैसे आर एस खुरमी इसके लिए बहुत अच्छी बुक है। फिलहाल अब आगे चलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स में। अब हम क्या पढ़ेंगे, तुम्हें याद है हम यूनिट्स को किस किस बेसिस पे मेजर किया करते थे, यूनिट्स मेजरमेंट, यूनिट को हम किन किन बेसिस पे मेजर किया करते थे, थोड़ा दिमाग लगा के बताओ। एक तो था हमारा सी जी एस, एन के एस, एफ पी एस, याद आया कुछ, सी जी एस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सी जी एस यूनिट। ठीक है, एक सी जी एस यूनिट हो गया। एक हमारा क्या हो गया, एफ पी एस यूनिट, फुट पाउंड एंड सेकंड। ठीक है, एफ पी एस, फुट पाउंड सेकंड। एक और हो गया एम के एस। एम के एस क्या होता है बताओ, एम के एस में थोड़ा दिमाग लगा के बताओ। ये हमारा बहुत सिंपल होता है, ये होता है हमारा मीटर किलोग्राम मीटर केजी सेकंड, मीटर किलोग्राम, यार वही बात है ना, केजी लिख रहा हूँ मैं, सेकंड। एक चीज नोटिस की, ये तीनों एक ही उस पे चल रहे हैं, एम एल टी।
ये देखो, अगर तुम इसे ये लेंथ, ओ सॉरी, एल एम, हाँ अब सही है। लेंथ में सेंटीमीटर, ऑब्वियसली सेंटीमीटर इज अ लेंथ, फुट इज अ लेंथ, मीटर इज अ लेंथ, कॉमन सी बात है, तीनों एक दूसरे की यूनिट्स ही हैं, ओ सॉरी मतलब लेंथ के यूनिट्स हैं। मास में ग्राम आ जाता है, पाउंड आ जाता है, केजी आ जाता है, टाइम में हमारा सेकंड सेकंड सेकंड। ठीक है, तो ये कुछ बहुत चीज़ें हैं जो तुम्हें ध्यान रखने की बात है। ठीक है, ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यार तुम्हें पता होना चाहिए। मीटर क्या होता है, लेंथ का क्या होता है मीटर, मास का क्या होता है केजी, टी का क्या होता है सेकंड, फिर ल्यूमिनोसिटी का क्या होता है कैंडेला, और क्या है, बस इतनी तो चीज़ें, और क्या है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, लिखने की तो ज़रूरत होगी नहीं शायद, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है, एक्सेलरेशन होती है जो हमारी वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, पता है ना ये सब चीज़ें। और बाकी तो हमारा फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में मेजर होता है। ये बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा रूल्स ऑफ एसआई यूनिट्स जो होता है वो आपको बस खुद से पढ़ना है। रूल्स ऑफ एसआई यूनिट कुछ नहीं होता यार, रूल यानी कि एसआई यूनिट को लिखने का तरीका। एसआई यूनिट का मतलब जानते हो, जैसे हम लिखते हैं 5 kg, एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है, ये तो मैग्नीट्यूड होता है, जो नंबर होता है इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड। ये होता है मैग्नीट्यूड, जो हमारा नंबर होता है ये होता है हमारा केजी, होता है हमारा एसआई यूनिट। इन्हें एसआई यूनिट कहते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स। ठीक है, इन्हें ये इनका ध्यान रखना चाहिए। देखो जैसे सबसे पहले के बड़ा लिखते हैं, जी छोटा लिखते हैं। ऐसा नहीं कि तुमने कभी भी देखा हो कि के छोटा लिख दिया जी बड़ा लिख दिया, ऐसा कभी लिखते हैं, वो तो बेवकूफ़ी होती है ना, ऑब्वियसली बेवकूफ़ी होती है। तो उसके बारे में हमें थोड़ा बताया, ये तुम्हें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये सिंपल कंसेप्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं यार कि इसको लिखा कैसे जाता है, इसके कौन से जैसे लुमिनोसिटी का कैंडेला हो गया, फ्रीक्वेंसी का हमारा हर्ट्स होता है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का हमारा हर्ट्स होता है, फोर्स का हमारा न्यूटन होता है। फोर्स का ये फ्रीक्वेंसी का स्मॉल एफ, फोर्स का कैपिटल एफ, इसका हो जाता है न्यूटन। ठीक है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्या आ जाता है हमारा एंगुलर वेलो एक सेकंड, ओमेगा। ओमेगा क्या जानते क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा का होता है एंगुलर वेलोसिटी, मतलब मैं मतलब लिख रहा हूँ एंगुलर वेलोसिटी। और इसका एसआई यूनिट क्या है, इसे किस एसआई में मेजर किया जाता है, रेडियन, आरएडी। रेडियन का नाम तो सुना होगा क्लास 11th मैथ्स में, रेडियन, डिग्री, कुछ याद है, वही चीज़ है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करें, अब थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ पे, फोर्स। देखो ध्यान से देखते रहना, फोर्स क्या होता है। फोर्स होता है पुश और पुल, बस, या तो पुश या तो पुल। ठीक है, पुश मतलब किसी चीज़ को धक्का देना, पुल मतलब अपनी तरफ किसी चीज़ को खींचना। गेट पे लिखा रहता है ना, नाई की दुकान पे कुछ भी यार लिखा रहता होगा ना, पुश करो गेट को, पुल करो। खैर हमें कौन सा फर्क पड़ता है, हमें तो अंदर जाने से मतलब होता है। पर इसका ध्यान रखना कि इसका मतलब होता है पुश और पुल। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, एम इनटू में ए। ठीक है, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है केजी। एक्सेलरेशन का अभी मैंने बताया था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं केजी इनटू में मीटर, ओ सॉरी केजी मीटर सेकेंड की पावर -2, क्यों, मीटर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर है ना, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ मीटर सेकेंड की पावर -2, है ना। एस जब ऊपर आता है उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, वही हमने यहाँ लगाया, सिंपल। और इसी पूरी चीज़ को हम लिखते हैं न्यूटन। ठीक है, तो फोर्स का एक सही यूनिट क्या हो गया, न्यूटन या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों बात एक ही है, समझ गए अच्छे से, कोई दिक्कत दिख रहा है ना अच्छे से, कोई है दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। एक सेकंड रुक जाओ थोड़ा सा इसे, हाँ तुम दिखना चाहिए अच्छे से। ठीक है, अब फोर्स आ गया। अब फोर्स को कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके भी होते हैं। फोर्स तो तुमने पढ़ लिया, वेक्टर्स के बारे में भी जान लो, वेक्टर्स क्या क्या होते हैं।
ठीक है। वेक्टर हमारा मेनली क्या होता है यार, वेक्टर होता है एक तीर, ठीक है। तीर का मतलब होता है वेक्टर। अगर हम बोल रहे हैं कि कोई कि अनुज 5 किलोमीटर भाग के आया, ठीक है, तो ये सिर्फ फोर्स, ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 5 किलोमीटर नॉर्थ की दिशा में भाग के आया, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। मतलब समझ पा रहे हो, 5 किलोमीटर जब हम सिर्फ एक डिस्टेंस का नाम लेते हैं तो वो स्केलर होती है, पर जब हम उसके साथ उसकी दिशा को जोड़ देते हैं उसके लिए वेक्टर होता है। तभी हम नॉर्मल स्केलर क्वांटिटी को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर को ए और उसके ऊपर तीर, ठीक है। तीर, तीर का मतलब दिशा दिखाने वाला, ठीक है। मुर्गे नहीं होते बाहर देश में, तुमने देखा होगा, दिशा दिखाते हैं कि ऐसे करके मुर्गे ऐसे ऐसे दिखाते हैं और वो ऐसे करके बैठे होते हैं और तीर ऐसे करके लगा होता है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे ये रास्ता है, वो रास्ता है ना, फोटो में। असल मुर्गे थोड़ी दिखेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। फोर्स हो गया, फोर्स पढ़ लिया। अब आ जाओ वेक्टर्स में। वेक्टर्स में एक होता है हमारा, ओ सॉरी, स्केलर का मतलब मैंने तो, सॉरी है, क्या हो रही है, दिख रहा है अच्छे से, हाँ ठीक है। वेक्टर्स में एक होता है तुम्हारा स्केलर, ओ सॉरी, वेक्टर और स्केलर दोनों ही अलग होते हैं। स्केलर मतलब सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस प्लस मैग्नीट्यूड। इसका एग्जांपल दे देता हूँ। इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है 5 किलोमीटर, 2 मीटर, 2 kg। वैसे तो किलोमीटर और मीटर की बात करते हैं क्योंकि यार डिस्टेंस का मतलब है तो हम वेक्टर में, और इसमें क्या होता है, वेक्टर डिस्टेंस प्लस मैग्नीट्यूड प्लस डिस्टेंस प्लस मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। जब किसी चीज में डायरेक्शन भी जोड़ देते हो तो उसे वेक्टर कहा जाता है। मैंने ये अपनी प्रीवियस वीडियो में तुम्हें वेक्टर्स के बारे में बता रखा है, वो वीडियो जाके देख लो। 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर नॉर्थ, 5 किलोमीटर साउथ, वेस्ट, ईस्ट, कुछ भी लिख दो, नॉर्थ ईस्ट। 2 मीटर नॉर्थ ईस्ट, वेक्टर है। इसे हम 5 किलोमीटर, ए इज इक्वल टू 5 किलोमीटर लिख दूंगा। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसके ऊपर 3 बना दो, 5 kg, ओ सॉरी क्या लिख दिया तुमने भी नहीं बताया, 5 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक है। इसे हम ऐसे वेक्टर के साथ, वेक्टर क्या होता है, जिसके साथ तुम डायरेक्शन जोड़ दोगे वो वेक्टर है, जिसके साथ डायरेक्शन नहीं है वो सिंपल तुम्हारा स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसके बारे में मैंने एक और चीज बताई थी तुम्हारा वेक्टर कैलकुलेशन के ऊपर, वेक्टर एडिशन के ऊपर मैंने तुम्हें 2 टॉपिक कराए थे अगर तुम्हें याद हो तो। वेक्टर एडिशन को कैलकुलेट करने के लिए कौन सी 2 चीजें थी हमारी, एक तो था हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और एक था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दोनों बड़े ही सिंपल लॉ थे, पर मुझे पता है याद अभी तो होगा नहीं, मैं फिर भी तुम्हें एक तरह से बता देता हूँ जल्दी में। ट्रायंगल लॉ, ठीक है, मैं अभी सिर्फ तुम्हें सिंपल वेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ। वेक्टर्स कुछ भी बना दो, ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर है, ठीक है, किसी भी दिशा में, ये बी वेक्टर है, ठीक है। अगर सिस्टमेटिकली एक वेक्टर की बात करें तो ये सबसे पहले हमें ग्राफ बनाएगा, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक है। ए वेक्टर ये जा रहा है, बी वेक्टर ये जा रहा है, सी वेक्टर ये जा रहा है, डी वेक्टर ये जा रहा है, मीट कर गया ए बी सी डी। वेक्टर मेनली मैंने तुम्हें डेफिनेशन बता दी, लेमन लैंग्वेज क्या होता है, वेक्टर कोई ऐसी चीज होती है जिसके साथ तुम दिशा जोड़ दोगे, ऑब्वियसली इट शुड बी अ डिस्टेंस ओनली, ठीक है, मतलब वो सिर्फ डिस्टेंस ही होनी चाहिए, ठीक है, समझ आया, वो डिस्टेंस होनी चाहिए। और यहाँ पे हम वेक्टर्स को देखिए क्या कह सकते हैं, ए से जुड़ के बी बना, से जुड़ के सी बना, फिर डी बन गया। तो क्या मैं इसे एक तरीके से ऐसे लिख सकता हूँ,
देखो ए वेक्टर है वो बी से जुड़ गया, बी वेक्टर है वो सी से जुड़ गया, सी वेक्टर है वो डी से जुड़ के एक क्लोज्ड फिगर बन गया। तो जब क्लोज्ड फिगर बनता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू 0। वाई 0 बिकॉज इट फॉर्म्स अ क्लोज्ड फिगर। ठीक है, जब भी कोई चीज़ क्लोज फिगर बनती है तो इसे ऐसे लिख दिया करते हैं। ठीक है, आया समझ? बस सिंपल सी बात है यार, ये तुम्हें पढ़ के रखना है। अच्छा, वेक्टर्स के मैंने तुम्हें बताया था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं। जैसे ये कोई वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो इसके एक तो ये कंपोनेंट होगा जो होता है बी वर्टिकल और ये होता है बी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, याद है? ये जो बी हॉरिजॉन्टल होता है हमारा और बी वर्टिकल, एक से बी वर्टिकल होता है, ये हमारी कौन सी चीज़ें होती है बता देते हैं। आधा टाइम तो यार स्केच पेन चेंज करने में ही लग जाए। बी हॉरिजॉन्टल क्या होता है मेरा? बी कॉस थीटा। और ये क्या होता है? बी वर्टिकल क्या होता है? बी साइन थीटा। अच्छा, ये वेक्टर है तो हाँ, इसकी डॉट मतलब से पे लगते हैं। तो ये बन गया हमारा सिंपल सा। कोई दिक्कत नहीं है, ड्राइंग सही है, दिक्कत तो है नहीं। एंगल बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये तो हमारे कुछ होते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स भी बता देंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर समझ गए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर बता दिया मैंने तुम्हें। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का मतलब होता है जब वेक्टर्स तुम्हारे दो ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कुछ कह दूं, एक सेकंड, जब दो वेक्टर तुम्हारे ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उन्हें हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ए वेक्टर ये जा रहा है ओ पी, इसे ओपी वेक्टर भी लिख सकते हैं, वैसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ओपी वेक्टर। ठीक है, या फिर इसे नाम दे दो ए वेक्टर, बात एक ही है। ये बी वेक्टर है सी एल, तो इसे हम लिख दूंगा ए वेक्टर माइनस प्लस, और ये माइनस यहाँ पे बी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना इसके कंपेरेटिवली, तो ये आ जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सिंपल, जब दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे उन्हें तो माइनस कर सकते हो, सिंपल। अब एक एग्जांपल अगर ऐसे लोगे, ठीक है, ठीक है, अब मुझे इसमें बताओ कि वेक्टर कैसे सप्लाई वो वेक्टर कैसे इसमें सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, इसमें हम क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसमें एक वेक्टर यहाँ को जा रहा है, ये हमारा ए बी वेक्टर, इसे ए वेक्टर मान लो, इसे बी वेक्टर मान लो, इसे सी वेक्टर मान लो, ये तीनों तो ऐड हो रहे हैं। ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है ना, तो ये हम लिख देंगे बी वेक्टर माइनस सी। ये तो मैं आगे समझाऊंगा अभी, ये टिपिकल चीज़ आ गई थोड़ी, बस ये समझ लो जब दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो वो माइनस होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन। ठीक है, अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ पे आ जाते हैं हम, काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन। ठीक है, काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन में हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, ये थोड़ा हाई लेवल में आ गया, जिसे सही में कहते हैं एक हाई लेवल स्टडी, उस पर आ जाते हैं ध्यान से। काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन, अभी याद है काइनेमेटिक्स मैंने क्या बताया था? काइनेमेटिक्स क्या होता है बताओ भाई। देखो, काइनेमेटिक्स हमारा क्या होता है? रिलेटिव मोशन बिटवीन द मशीन पार्ट्स। डायनेमिक्स क्या होता है? फोर्सेस। तो काइनेमेटिक्स हमारा क्या होता है? इससे लिख देते हैं यार, ये चल नहीं रहा यार, रिलेटिव मोशन बिटवीन द मशीन पार्ट्स, रिलेटिव मोशन बिटवीन द मशीन पार्ट्स इज नोन एज काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन। पर ये काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन है, इसमें हम कुछ अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे तुम्हारे, जैसे कि सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में सब टाइप्स के मोशन डिस्कस किए थे, कैसे कैसे, काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन, डायनामिक्स, स्टैटिक्स और इनर्शिया वाला जो पार्ट था। ठीक है, तो इसमें हम मेनली क्या पढ़ेंगे? इसमें हम टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे और उनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। अब कैसे कैसे टाइप्स ऑफ मोशन हो जाते हैं हमारे? टाइप्स ऑफ मोशन,
टाइप्स ऑफ मोशन, एक हमारा टाइप ऑफ मोशन आ गया तुम्हारा वो प्लेन मोशन। प्लेन मोशन का मतलब समझते हो, एक सिंगल प्लेन या मल्टीपल प्लेन किसी में भी हो सकता है, या तो हो सकता है इन अ सिंगल प्लेन या फिर हो सकता है इन मल्टीपल प्लेन्स। अब प्लेन का मतलब क्या होता है भाई, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का मोशन, ये हो गया एक्स, ओ सॉरी वाई एक्स जेड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये जो दो प्लेन से मिलके बनता है ना, ये देखो ये जो है, अगर मैं इसे ऐसे ऐसे लिखूं, ये जो हमारा प्लेन है जो एक्स और वाई एक्सिस को जोड़ के बना है, ये जो हमारा प्लेन है वाई एक्सिस को एक्सटेंड किया, यहाँ पे एक्स एक्सिस को एक्सटेंड किया, यहाँ पे इसे कहते हैं एक्स वाई प्लेन। y और z से मिलके बना है, y ये रहा z ये रहा, इन दोनों के जोड़ से बना है, इन दोनों एक्सिस के बीच में, जो इन दोनों एक्सिस के बीच में बना है उनके लिए y z प्लेन, z x x z प्लेन। सिंपल सी बात है। प्लेन मोशन का मतलब क्या होता है, किसी न किसी प्लेन में, ठीक है, वो हमारे किसी न किसी प्लेन में होना चाहिए। ये हो सकता है हमारा रेक्टिलिनियर मोशन भी हो या फिर कर्विलिनियर मोशन भी हो सकता है। अब रेक्टिलिनियर मोशन या कर्विलिनियर मोशन का मतलब मैं आगे समझाता हूँ, सबसे पहले इसे नोट कर लो कि होता क्या है ये। प्लेन मोशन हमारा क्या होता है, प्लेन मोशन होता है या तो एक सिंगल प्लेन में हो सकता है या मल्टीपल प्लेन्स में हो सकता है, ठीक है। ठीक है, इतना समझ आ गया। प्लेन मोशन में हो सकता है या फिर उसमें हो सकता है मल्टीपल प्लेन, एक्स वाई में भी हो सकता है। क्या पता कोई पार्टिकल तुम्हारा ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहा हो, एक ऐसे चल रहा हो, यूं 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 यूं, मल्टीपल प्लेन हो गया ना, ये वाला भी है, ये वाला भी इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। अगर सिंगल प्लेन होता तो फिर ऐसे ही चलता, ये ऐसे भी चल सकता था, या स्ट्रेट लाइन मोशन सिंगल प्लेन, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। अब कैसे भाई, कैसे बता सकते हो कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन? सिंपल, मैंने बोला एक ग्राफ बना दो y इज इक्वल टू एक्स का, y कैसे यार, y इज इक्वल टू एक्स का एक ग्राफ बना दिया तो उसका कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन ही तो बनता है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या बनता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, डिस्टेंस ये रहा, टाइम ये रहा। अगर एक यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ बनाओ कि हर एक घंटे में 5 मीटर चलता है, 5 किलोमीटर कवर करती है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5, 10, 15, तो ये यूनिफॉर्म होगा नहीं होगा? देखो मेरा बोलने का मतलब ये है, रेक्टिलिनियर मोशन इज अ टाइप ऑफ मोशन इन विच द पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। जब कभी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव करे उसे रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाता है। एग्जांपल ले लो, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, मान लो y की वैल्यू मैंने 0 डाल दी, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, y की जगह ये रख दो, x इज इक्वल टू y है ना, तो x की जगह क्या रख दो, 0, तो y की जगह 0 रख दो, x भी 0। दूसरी तरह एक्स वाई 0 0, एक्स वाई 1 1, या जो तुम्हें पॉइंट लेने का मन करे वो लेते रहो और ग्राफ बनाते रहो, इनफाइनाइट तक सेम ही देगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा और आगे, कर्वीलिनियर मोशन। कर्वीलिनियर मोशन क्या होता है, द मोशन ऑफ पार्टिकल अराउंड अ कर्व, ठीक है। कर्वीलिनियर का मतलब क्या होता है, कर्वीलिनियर मोशन, कर्वीलिनियर मोशन का मतलब क्या होता है, मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग अ कर्व,
motion of the particle along a curved line, यानी कि क्या ठीक है। ये कर्व है यार, कुछ भी कर्व मान लो, ये मान लिया मैं, इसे ना मान के मैं ये मान लूँ अगर, तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ये ऐसे करके मान लूँ, ये मान लूँ, ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बस सिंपल है। किसी भी मोशन का, किसी भी पार्टिकल का मोशन अलोंग अ कर्व इन वन प्लेन इज नोन एज, पर ये एक चीज याद रखना, ये वन प्लेन की बात हो रही है, सिर्फ वन प्लेन, कर्विलीनियर मोशन ओनली इन वन प्लेन इज नोन एज कर्विलीनियर मोशन। ठीक है, ये थोड़ा पहले नोट कर लो। ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये y एक्सिस है, ये x, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ये ग्राफ हमेशा कैसे बनता है, ऐसे ही तो बनता है। तो हमने सिर्फ वन साइड बनाया ऐसे। ठीक है, तो कर्विलीनियर मोशन हो गया व्हेन पार्टिकल ट्रेवल्स अलोंग अ कर्व इन वन प्लेन। अब आ जाते हैं हम थोड़ा प्लेन रोटेशनल मोशन पे। व्हेन ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी आर इन कंसेंट्रिक सर्कुलर पाथ्स ऑफ कांस्टेंट रेडियाई, जैसे कि प्लैनेट्स हो गया, प्लेन रोटेशनल मोशन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि प्लेन रोटेशनल मोशन हमारा क्या होता है, अभी मैं वो भी बता देता हूँ। प्लेन रोटेशनल मोशन, प्लेन रोटेशनल मोशन का मतलब क्या होता है, जब एक पार्टिकल एक फिक्स्ड, ये मान लो एक एक्सिस है, पहला पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, ये अपने पर्टिकुलर रेडियाई में, कांस्टेंट रेडियाई में जब ये रोटेट करते रहते हैं तो इन्हें वो कहा जाता है। ठीक है, जब ये अपने पर्टिकुलर कांस्टेंट रेडियाई में रोटेट करते रहते हैं तो इन्हें प्लेन रोटेशनल मोशन कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है यार, सन है ना बीच में, ये सन है। ठीक है, ये और मरकरी, मरकरी हो गया, वीनस, अर्थ, मार्स। ठीक है, इसी के अबाउट तो रोटेट करते, इतना तो पता होगा यार। ठीक है, ठीक है, सेम सेम ऐसे करके करते चलता रहेगा। ठीक है, तो इसे प्लेन रोटेशनल मोशन कहा जाता है, जो हमारे सेलेस्टियल बॉडीज फॉलो करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट पे। अब आ जाते हैं हमारा न्यूमेरिकल और डेरिवेशन वाला पार्ट थोड़ा सा, अब मजा आएगा। ठीक है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का हमारा मतलब क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एक ही लाइन में। ठीक है, डिस्टेंस मूव्ड बाय अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अ सर्टेन पॉइंट इज नोन एज लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये चाहे हमारा स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कर्व पाथ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट कर लेते हैं। लीनियर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द बॉडी, यानी कि मोशन ऑफ द बॉडी, सॉरी, मोशन ऑफ द बॉडी नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी with respect to a fixed point is known as linear displacement। ठीक है, एक पॉइंट अगर ये है, उसके रिस्पेक्ट में देखो, तुम्हारा घर ये रहा, तुम उसके यहाँ जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ऐसे घूम के जा रहे हो, वो तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन मोशन भी हो सकता है, ये हो सकता है तुम्हारा स्ट्रेट लाइन मोशन भी हो, या फिर कर्व लाइन मोशन भी हो।
स्ट्रेट लाइन मोशन और कर्व लाइन मोशन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट जो द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कि एक पॉइंट अगर कांस्टेंट है उससे एक डिस्टेंस पे उससे एक पार्टिकल अगर कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन भी हो सकता है या फिर कर्व्ड ऐसे करके घूम के फिर आए वापस, उससे भी डिस्प्लेसमेंट ही कहा जाता है। ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस, चाहे तुम ऐसे जाओ चाहे तुम ऐसे 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 जाओ, है ना, यही तो होता है, वो मैटर करता है तुम्हारा। ठीक है, अच्छा ये पता है ना, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है अगर इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम हो। अगर तुम पार्क में हो, पार्क में तुम यहाँ से चक्कर मारना चालू कर रहे हो, यहीं पे आ गए, डिस्प्लेसमेंट जीरो, पर डिस्टेंस इसके सर्कमफेरेंस के बराबर होगा पार्क के, क्योंकि डिस्टेंस तो कभी जीरो नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो थे, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट। वो स्ट्रेट लाइन मोशन भी हो सकता है या तो फिर तुम्हारा कर्व लाइन मोशन भी हो सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं लीनियर वेलोसिटी। अब तुम थोड़ा न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ रहे हो। लीनियर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का होता है, उसी को टाइम से डिवाइड कर दो तो हमारा वेलोसिटी आ गया। ठीक है, डिफाइन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लीनियर वेलोसिटी क्या हो गया हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज लीनियर वेलोसिटी। अब लीनियर वेलोसिटी का मतलब समझे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि जितना वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है, तो एक सेकंड, लीनियर वेलोसिटी का हमारा वी एल का मतलब होता है लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, वी वेलोसिटी, एल माने लीनियर डिस्प्लेसमेंट, दिख रहा है हमें, हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है, अब इसको डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं x से और टाइम टेकन को t से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लीनियर वेलोसिटी जो हमारा vl होता है उसे हम इन द टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन उसे हम लिख सकते हैं vl इज इक्वल टू dx बाई dt। ठीक है, अब dx बाई dt का क्या मतलब होता है, अच्छा डिफरेंशिएशन पढ़े हो तो ये पता होगा, vl इज इक्वल टू x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। ठीक है, दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा, रुक जाओ दोबारा बता देते हैं। सिंपली मैंने क्या बोला, लीनियर वेलोसिटी वी एल इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी। वेलोसिटी क्या होता है यार, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पर स्पीड क्या, मैंने तुम्हें एक चीज बताया था याद है, स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी, बट हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेक्टर क्वांटिटीज की बात करते हैं जब हम फिजिक्स की बात करते हैं, स्केलर नहीं, स्केलर बहुत छोटे लेवल पे, 9th लेवल पे, बट अब हम जहाँ पे 12th कॉलेज लेवल की बात करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ वेक्टर्स के साथ डील करते हैं। तो वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी जो होता है हमारा, वो होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम ही, बट उसे रिश्ते ऐसे हैं। ठीक है, तो x अपॉन में t। ठीक है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1। ठीक है, ये अलग अलग होता है। फाइनल डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1 को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट डन अपॉन में टोटल टाइम टेकन, यानी कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में नेट टाइम। यानी कि मान लो तुम यहाँ पे होगे, तुम यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है, तुम अभी x इज इक्वल टू 0 पे हो, घर पे ही हो, तुम बाजार गए, वो तुम्हारे घर से कितना था 500 मीटर दूर, तो x इज इक्वल टू 500 मीटर। टाइम कितना था, यहाँ पे टाइम तुम्हारा 0, यहाँ से टाइम स्टार्ट हुआ ना, तो यहाँ पे टाइम तुम कितनी देर में, 20 मिनट में पहुंच गए, तो वो सेकंड में चेंज कर लो इसे। नीचे जो टाइम होगा वो हमेशा सेकंड में रहेगा। ठीक है, तो टाइम जो होगा वो हमेशा सेकंड में रहेगा, ये हमेशा मीटर में रहेगा, मीटर पर सेकंड होती है याद रखना। तो 20 मिनट लगे तुम्हें यहाँ तक आने में। ठीक है, तो मैं तुम्हारी लीनियर वेलोसिटी क्या लिख दूंगा, x अपॉन टी फॉर्मूला लगाया मैंने। ठीक है, तो ये हमारा x1 है, x2 है, t1 है, t2 है, ये तो तुम्हें पता है। तो x2 माइनस x1 फॉर्मूला के अनुसार सबसे पहले फॉर्मूला छाप दूंगा अपॉन में t2 माइनस t1। x2 क्या, 500 मीटर, 500
माइनस में x1 क्या है 0, टाइम कितना है t2 क्या है 20 मिनट, 20 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करूंगा, 20 इंटू में 60 क्या हो गया 1200, 1200 माइनस में t1 0, तो ये कितना हो गया 500 बाय 1200, तो एक तरह से आ गया हमारा 0.4 मीटर पर सेकेंड। सिंपल, ठीक है, बस और कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। जब इसी को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम लिखते हैं VL इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1 को ही VL जो है हमारा x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1 जो है, इसको ही हम शॉर्ट फॉर्म में करके लिखते हैं dx बाई dt, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, v इज इक्वल टू dx बाई dt, याद रखना, ठीक है, v इज इक्वल टू dx अपॉन में dt। अब आ जाते हैं एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है, ये से यार कहाँ से लग रहा है, लीनियर एक्सेलरेशन। अरे यार एक्सेलरेशन का मतलब तो लीनियर एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या तो समझते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। एक्सेलरेशन क्या होता है, ए एल, इस एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे हम लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी ना, टाइम का तो क्या टी से रिप्रेजेंट, हाँ कुछ फर्क नहीं, ठीक है। तो v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1, सिंपल। एक्सेलरेशन क्या होता है, v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1, तो इससे भी हम क्या लिख देंगे dv बाई dt, सिंपल। लीनियर एक्सेलरेशन को हम लिख देंगे dv बाई dt। अब अगर मैं इसे एक्सेलरेशन को a इज इक्वल टू dv बाई dt लिख दूँ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टोटल वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ d बाई डी टी ऑफ v को, v क्या होता है हमारा dx बाई डी टी, ठीक है। एक चीज समझो, ये मुझे पता है तुम्हें नहीं पता, कैच नहीं हुआ होगा, देखो वेलोसिटी क्या होती है हमारी dx बाई डी टी, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा dv बाई डी टी। तो मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता a इज इक्वल टू डी बाई डी टी, वी की जगह ये डाल दो dx बाई डी टी, तो हम इसे लिखते हैं डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, सिंपल होता है ये, ठीक है। लीनियर एक्सेलरेशन इन द टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ए एल इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। ये एक बार नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, काम आएगी न्यूमेरिकल में, ठीक है। इतना हो गया, अब चलते हैं और थोड़ा सा आगे, ठीक है। ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी वी, ये तो हमें पूरा समझ आ गया, एक्सेलरेशन एज फॉलोज हो गया। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब तो तुम समझ ही जाओगे, इसमें कुछ और है नहीं। अच्छा, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस के बारे में बता देता हूँ, ये यार ये बहुत आसान चीज़ें हैं, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं तुम्हारा, ठीक है। ये हमारा वही जैसे हमने 11th 12th में पढ़ा था उसी के बारे में है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो मैं तुम्हें बस सिंपली 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में बता देता हूँ, ये पहले नोट डाउन हो गया, ठीक है। अब सामान्य न्यूमेरिकल पार्ट चालू होगा। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये बहुत सिंपल है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने यार पढ़ी थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी,
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये तो मैं पता कब होता है, जब स्ट्रेट लाइन मोशन की बात की जाती है, जब ऑब्जेक्ट हमारा ग्राउंड से ग्राउंड तक ही जाता है तब इसकी बात की जाती है। अगर मान लो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है, फ्री फॉल का मतलब समझते हो कि आसमान से नीचे गिर रहा है, आसमान से नीचे गिरने में एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, उस बॉडी की खुद की जो एक्सेलरेशन होती है ना, वो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी वो जीरो हो जाती है और वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिरता है, स्मॉल जी के इन्फ्लुएंस में। ठीक है, चाहे तुम एक तरबूज फेंको 10 किलो का या एक आलू फेंको 100 ग्राम का, ठीक है, उन दोनों की एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी जो होगी ना, दोनों की जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों ग्रेविटी की इनकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जी के बराबर दोनों की। ये लॉ है, ये एक्सपेरिमेंट में करके देखा है। जब दोनों को तुम बहुत ऊंचाई से मतलब 100-200 मीटर की ऊंचाई से फेंकते हो बिल्डिंग से, तो दोनों की एक्सेलरेशन 9.8 जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर हो जाती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ठीक है, नासा ने भी करके देखा था। तो एक्सेलरेशन हमारी जब जी के बराबर हो जाती है तो उसके लिए कुछ साइंटिफिक टर्म्स भी हैं। जब ऑब्जेक्ट हमारा नीचे आ रहा होगा तो एक्सेलरेशन होगा प्लस जी, जब ऑब्जेक्ट हमारा धरती से दूर जा रहा होगा तो होगा माइनस। ठीक है, सिंपल सी बात है यार, जब ऑब्जेक्ट हमारी धरती से दूर जा रहा होगा माइनस जी, जब पास आ रहा होगा तो प्लस जी। ठीक है, अब इसके बेसिस पे मैं तुम्हें इसी की इक्वेशन बता देता हूँ, फ्री फॉल की इक्वेशंस, क्योंकि काम आएंगे ना कि बिल्डिंग से इतनी ऊंचाई से हमने की फेंकी किसी पे, तो बताओ कितना टाइम है उस पर लग गई, है ना। तो v इज इक्वल टू, हम इस केस में कंसिडर करेंगे a इज इक्वल टू माइनस जी, यानी कि हम पत्थर को ऊपर फेंक रहे हैं, a इज इक्वल टू माइनस जी। ठीक है, हम पक्षी को मार रहे हैं गुलर से। ठीक है, बस मानना चाहिए v इज इक्वल टू यू प्लस a क्या हो जाएगा हमारा माइनस जी इंटू में टी, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, पहली इक्वेशन। ठीक है, जो इसके बराबर है। ओके, ऊपर फेंक रहे हैं हम पत्थर को ऊपर ऐसे करके। ठीक है, दूसरी इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, प्लस 2a की जगह माइनस, है ना, ये और s की जगह h या s कुछ भी रखता हूँ। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टाइम्स 2gs। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन बन गई इसके बराबर। तीसरा इक्वेशन आ गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए, ओ सॉरी हाफ ए की जगह क्या हो जाएगा माइनस जी टी स्क्वायर, तो एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दिख रहा है, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हमारी तीन इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई है। फ्री फॉल के लिए भी तीन आ गई जब ऊपर नीचे फेंकेंगे, और ये ग्राउंड लेवल पे भी ये आ गई। थोड़ा सा दिक्कत है यार, देखो ये जो तीनों इक्वेशन है ना, ये तब हो सकती है जब तुम ग्राउंड पे ही हो और ग्राउंड पे ही किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो, दूर फेंक रहे हो, हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हो। पर जब वर्टिकल हो जाता है फ्री फॉल के केसेस में, कि मैंने 100 मीटर के ऊपर से ऐसे फेंका, तो ऑब्जेक्ट का जो खुद का एक्सेलरेशन होता है वो जीरो हो जाता है। तो जब हम बिल्डिंग वाले सवाल आएंगे ना, उसमें हम एक्सेलरेशन को माइनस जी लेंगे, ये वाले क्वेश्चन, उसमें हम ये तीनों इक्वेशन लगेंगे। और जब ऐसे पत्थर मैंने तुम्हें ऐसे करके फेंक के मारा, तो ये वाले इसमें ऐसे नॉर्मल वाले सवाल। अभी थोड़ा टफ लग रहा होगा, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे उसमें तुम्हें आराम से समझ आ जाएगा। अभी इतना दिमाग मत लगाओ, बस ये जान लो कि ये तीनों इक्वेशन होती हैं। ठीक है, और इन्हें प्रूफ तो तुम कर ही दोगे। ठीक है, प्रूफ करने का काम तुम्हारा होता है। अच्छा, वेलोसिटी एक और होती है। ठीक है, फ्री फॉल वाली वेलोसिटी कौन सी होती है बताओ, वी स्क्वायर। जब हमारा यू जीरो होता है, हमें वेलोसिटी निकालनी होती है, वो होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू हमारा जीरो हो जाता है प्लस में 2gh, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, v इज इक्वल टू रूट 2gh। याद आई, ये भी एक तरह की हमारी फाइनल वेलोसिटी निकालने के काम आती है। फिलहाल पहले इसे नोट कर लो। अच्छा, अभी के लिए यार तुम्हारा इतना ही, कल से हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अभी के लिए हमारा सिर्फ इतना ही, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम। ये आगे तो हमारा बस ग्राफ के बारे में ज़्यादातर बता रखा है, इंटीग्रेशन उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। वेरिएबल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी इसमें तुम्हारा ये बता रखा है कि आगे हमारा क्या क्या करना है, इसको प्रूफ करना आना चाहिए, इसको प्रूफ करना है, इसको यार इसमें क्या है देखो, ये समझ गए। पहले अब इसे मिटा दूं मैं,
इसमें बस तुम्हारे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना आ रखा है कि कैसे प्रूव करते थे, ऐसे करके कुछ प्रूव करते थे ना, एक्स वाई वाई एक्स, ठीक है, ये टाइम का एक्सेस ले लेते थे, ये वी ये यू, तो ये वी माइनस यू ऐसे करके कुछ हो जाएगा, तो उसको उसको प्रूफ करना बता रखा है, ठीक है। वो इतना नेसेसरी नहीं है, तो हम उसमें ज़्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं, हम डायरेक्ट चलेंगे अब न्यूमेरिकल पे, ठीक है। तो कल से हम इसका न्यूमेरिकल करना चालू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको समझ आया होगा। आज के लिए कंसेप्ट मैंने करा दी, कल से इसके न्यूमेरिकल करना चालू करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, ओके, बाय।